Hello friends, welcome to Ashish Coaching Classes. In the Parts of Speech series, today we are going to learn about prepositions. इससे पहले जो मैंने वर्ब का वीडियो बनाया है वो हमारे चैनल पे है, आप जाके उसे देख सकते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी एक लेसन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी वीडियो से भी एक बार गो थ्रू करें, दे आर रियली यूजफुल टू यू ऑल। ओके, सो कमिंग टू प्रेपोजिशन, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, इनका यूज क्यों किया जाता है। हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखा है, नाउन प्रोनाउन पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब भी पढ़ाई किया हमने। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है, ठीक है। इट रिलेट्स नाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। द कप इज ऑन the table. The cup is on the table. यानी कप जो है वो किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। सपोज अगर मैं इसमें से ऑन हटा देती हूँ, इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है एंड इट कम्स लाइक द कप इज द टेबल। टेबल ही कप है या कप ही टेबल है, ठीक है। सो प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि बिना प्रेपोजिशंस के आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। यस, ओके, द कप इज ऑन द टेबल, सो हियर ऑन इज द प्रेपोजिशन एंड इट रिलेट्स द नाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। अब देखेंगे ये अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ये किन अदर वर्ड्स के बारे में बात हो रही है। वो कोई नाउन हो सकता है, ठीक है, वर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है। अब ध्यान देंगे एक चीज कि ये जो प्रेपोजिशन है वो देखिएगा, ये था कप नाउन, इसने इसको रिलेट किया टेबल से, दूसरे नाउन से, ठीक है, या दूसरे वर्ब से भी रिलेट कर सकता है, दूसरे एडजेक्टिव से भी रिलेट कर सकता है। तो प्रेपोजिशन का काम ही यही है कि वो रिलेट करेगा नाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से, और वो दूसरे पार्ट्स नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं। अगर आपको अभी भी नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, और अगर फिर भी आप लोगों को डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज इंग्लिश विद रचना। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेसन। ओके, सो आई गेस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार थोड़ा सा इधर नजर दौड़ाएंगे। We have three kinds of prepositions that we generally use. अब बहुत लोगों की बुक में सिंपल preposition, कंपाउंड preposition, कोऑर्डिनेटिंग ऐसा भी कुछ कुछ दिया हुआ होता है, तो वो अलग टाइप है, ठीक है। वो भी सही है, वो गलत नहीं है, और ये भी सही है। ये मैं आपको टाइम, प्लेस, पोजिशन और डायरेक्शन, मूवमेंट के हिसाब से preposition पढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों का कन्फ्यूजन ज़्यादातर इसी में होता है, और चूंकि ये बेस क्लास है तो हम बेस पे ही फोकस करें तो बेटर होगा, ठीक है। अब इसके तीन kinds होते हैं, as you can see on the board: prepositions of time, preposition of place or position and preposition of direction or movement। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ preposition of time को समझेंगे क्योंकि मुझे बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाना है, और अगर मैं तीनों टॉपिक इस क्लास में समझाऊं तो वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो आज सिर्फ हम preposition of टाइम को समझेंगे, ठीक है। तो चूंकि जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, preposition of time, ठीक है। तो preposition of time ऑब्वियसली किस चीज को दिखाता है, टाइम को दिखाता है। when, ठीक है, कब, मंडे को 2 बजे, 4 बजे, कितने बजे, कब कोई चीज मतलब होने वाली है, ठीक है, उस चीज को हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 बेसिक पहले पढ़ाऊंगी, इन, ऑन, एट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम इन, ऑन, एट का यूज करते हैं, पर ध्यान दीजिएगा अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो अभी जो हम इन, ऑन, एट का यूज सीखेंगे व्यूअर्स, वो टाइम के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे, ना कि प्लेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। माई मदर is coming in January. Okay? The doll is in the box. The doll is in the box.
ठीक है, अब दोनों में आपको प्रेपोजिशन तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें है इन और इसमें भी है इन। ठीक है, मेरी मदर जनवरी में आ रही है। जनवरी क्या कोई प्लेस है? नहीं, टाइम है, एक तरीके से हमको बताया जा रहा है कि कब कोई एक्शन होने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए द डॉल इज इन द बॉक्स, तो क्या बॉक्स कोई टाइम है? नहीं, कोई प्लेस या पोजीशन बता सकता है, राइट। तो अब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि मैं अभी आप लोगों को जो पढ़ाने वाली हूँ वो ये प्रेपोजिशन है। हालांकि दोनों सेम दिख रहे हैं पर दोनों का यूज जो है वो टाइम या प्लेस के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और मैं वैसे भी आज आप लोगों को इतने इजीली समझाने वाली हूँ कि आप लोगों को शायद ही कभी डाउट हो प्रेपोजिशन में। बस आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं इन का यूज। इन का यूज हम कब कब करते हैं? ठीक है, तो इन का यूज हम करते हैं पार्ट्स ऑफ डेज, दिन के पार्ट्स के साथ यूज करते हैं, मंथ्स के साथ यूज करते हैं, वीक्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है, ईयर्स के साथ यूज करते हैं, सेंचुरीज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और सीजन्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबका एक एक एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे में हम लोगों को देखना है कि कैसे दिन के पार्ट्स के साथ यूज होता है। आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में तुमसे मिलूंगी। मॉर्निंग, इवनिंग, ये तो सब डे का ही पार्ट्स होते हैं, पर ध्यान रखिएगा नाइट के साथ और नून के साथ, एक्सेप्शंस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नाइट के साथ और नून के साथ कभी भी इन नहीं लगाया जाता है, इसके साथ एट लगाया जाता है। ठीक है, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। उसी प्रकार से मंथ्स के साथ आई एम अराइविंग, आई एम कमिंग। अराइविंग से ये मुझे जम नहीं रहा था इसलिए, क्योंकि अराइविंग मतलब जब आप पहुंचने वाले हैं, तो मैंने कमिंग लिख दिया। आई एम कमिंग इन जून, मैं जून में आने वाली हूँ। या फिर वीक्स के साथ कैसे करेंगे? आई एम कमिंग इन फ्यू वीक्स या आई एम कमिंग इन 1 वीक, कुछ इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज बोर्न इन 1996, आई वॉज बोर्न इन 1996। ठीक है, ईयर को दिखाता है, सीजन, आई love wearing cottons in summers, मुझे समर में कॉटन्स पहनना, कॉटन्स मतलब कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ डे के साथ, मंथ्स, वीक्स के साथ, ईयर, सेंचुरी के साथ और सीजन्स के साथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम ऑन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ऑन, ऑन हम यूज करेंगे डेट्स के साथ, ठीक है, डेज के साथ एंड हॉलीडेज के साथ, जिसमें डे लगा हुआ हो ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका मैं आप लोग को एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। ठीक है, उसी प्रकार से डेट्स, डे एंड दैट्स इट। ठीक है, और एक चीज में आप यूज करते हैं ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम, हम कहते हैं ना प्लीज समय पे आइए, समय पे जाइए, लाइक दैट। ओके, तो डेट्स के साथ, ठीक है, ही विल कम ऑन 3rd जुलाई, वह 3 जुलाई को आएगा। ठीक है, आई विल बी देयर ऑन मंडे, मैं मंडे को जरूर वहां आ जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी। ठीक है, हॉलीडे, अब हॉलीडे में क्या डे होना चाहिए, जैसे क्रिसमस डे कहते हैं। ठीक है, आई विल बाय गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, जिनके साथ डे रहेगा उन्हीं के साथ ऑन जाएगा। ठीक है, अब ऑन टाइम, यू शुड बी ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर होना चाहिए।
ठीक है, कहीं भी जब आप जाओ तो आपको टाइम से पहुंचना चाहिए, यू शुड बी ऑन टाइम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एट, एट का यूज समझते हैं। ठीक है, एट का यूज बहुत ही कम चीजों में होने वाला है यहाँ पे जो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, एट जो है व्यूअर्स, आप उसको यूज करेंगे कुछ स्पेसिफिक डेट्स के साथ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड बोले तो क्या होगा? ठीक है, इसमें होगा जैसे एट लंच, आई सी यू एट लंच, एट डिनर। ठीक है, जो टाइम को दिखाए, ध्यान रहेगा। ठीक है, और एट को हम नाइट के साथ भी यूज करेंगे और नून के साथ भी। हम नहीं बोलेंगे सी यू इन द नाइट, नो, सी यू एट नाइट। ठीक है, उसी प्रकार से हम हॉलीडेज के साथ भी यूज करेंगे, पर हॉलीडेज में यहाँ पे विदाउट डे होना चाहिए, मतलब डे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। हमने क्या देखा था इससे पहले ऑन में कि जिनमें डे होगा उन्हीं में हम यूज करेंगे, पर यहाँ पे डे नहीं लगा होना चाहिए। जैसे कि आई कम टू होम एट दिवाली, या एट ईद, या एट होली, लाइकवाइज। इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, और एग्जाम्पल्स में मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगी जो हम हमेशा बोलते हैं। ठीक है, आई विल सी यू एट लंच और एट द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में तुमसे मिलती हूँ। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम हमको बताना है। ऑन लंच हम नहीं कह सकते, या इन लंच हम नहीं कह सकते। ठीक है, उसी प्रकार से नाइट, वी स्लीप एट नाइट। हॉलीडेज में ध्यान देंगे, शी विल कम टू अंबिकापुर, शी विल कम टू अंबिकापुर एट होली, वह होली पर अंबिकापुर आएगी। ध्यान रखिए यहाँ पे हॉलीडेज में डे एडेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे एट नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई गेस इन ऑन एट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज और यहाँ पे बता देना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इन, एंड देन वी स्टडीड ऑन, एंड देन एट। ठीक है, तो इनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तो आपने ये बिंगो मेथड भी देखा होगा जिसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, जो एट है वो थोड़ा कम स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज किया जाता है, ऑन मंथ्स वीक्स के लिए यूज किया जाता है, और इनका यूज ऑलमोस्ट हर चीज में होता है, चाहे वो सीजन हो, मंथ हो, ईयर्स हो, पार्ट्स ऑफ डेज हो। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, अब इन ऑन एट तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, तो अब हम कुछ और कॉमन प्रेपोजिशंस को टारगेट करेंगे जो कि हमारे काम में आता है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैम बाय क्यों बता रही है? बाय का मतलब तो होता है किसी चीज के द्वारा। ठीक है, पर ध्यान रहे हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइम जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये समय को ही डिनोट करेगा, राइट? तो बाय किस लिए यूज होता है? सबसे पहले फॉर टाइम लिमिट, ये टाइम लिमिट को दिखाता है या डेडलाइन को दिखाता है, किसी काम को करने की कोई डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉट आफ्टर, मतलब इसके बाद कोई एक्शन नहीं हो सकता, वो कंपल्सन है कि आपको बाय तक करना है। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम को दिखाता है कि यहाँ तक कोई चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो टीचर्स अक्सर यूज करते हैं अपनी क्लास में। सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय मंडे। बहुत ही इजी एग्जाम्पल, और मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल तो सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि आप अपने असाइनमेंट्स मंडे तक सबमिट करना है, तो कहीं ना कहीं बाय यहाँ पे क्या चीज दिखाता है? टाइम लिमिट दिखाता है, डेडलाइन है, यहाँ यू शुड डू इट बाय मंडे। ठीक है, नॉट आफ्टर, इसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते। फॉर स्पेसिफिक टाइम, मंडे एक स्पेसिफिक टाइम है उसको दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसा मत सोचिएगा कि मंडे के द्वारा, तो वो अलग ही चीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम बाय टाइम लिमिट देख रहे हैं, और यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है? मंडे। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं बाय 2 PM, आपको 2 बजे तक सबमिट करना है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होगा, भले ही वो कोई दिन हो सकता है या कोई स्पेसिफिक समय हो सकता है, उसके साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं।
ओके चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट preposition, दैट इज till या until. till और until. अब इसकी स्पेलिंग में ध्यान देंगे, इसमें डबल एल है और इसमें सिंगल एल है, ठीक है, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक। अब देखेंगे till जो है व्यूअर्स वो ज्यादा इनफॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपको दिखाता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ये आपको किसी भी एक्शन का ड्यूरेशन दिखाता है कि अंटिल यहां तक आपको ये चीज कोई भी काम कर लेना है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अब देखेंगे टिल और अंटिल दोनों सब्स्टिट्यूटिवली यूज हो सकते हैं, पर टिल को हम ज्यादा इनफॉर्मल मानते हैं, ठीक है। अब हम यूज से समझेंगे, ओके। I waited for her until evening, यानी शाम होते तक में मैंने उसका इंतजार किया, ठीक है। यहाँ पे आप टिल भी लिख सकते हैं, आई वेटेड फॉर हर टिल इवनिंग, यानी शाम तक उसका इंतजार किया, बट शी डिडंट कम, सो सॉरी, ओके। तो इस प्रकार से हम टिल और अंटिल का यूज समय को दिखाने के लिए कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर या सिंस। ये तो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, फॉर या सिंस, क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि वो इसमें गलती करते हैं काफी ज्यादा, और जब मैं उन्हें सुधार लेती हूँ या फिर मैं उनको बता देती हूँ कि ये सही रूल है और फिर वो कभी गलत नहीं करते, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। अब मैं फॉर सिंस आपको भी समझाने वाली हूँ। याद रखिएगा, हमने टेंस पढ़ा था, राइट, और उसमें जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस थे उसमें हमने फॉर या सिंस का इस्तेमाल किया था, उसमें भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, पर मैं आज भी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के पर्सपेक्टिव से समझा देती हूँ। फॉर क्या दिखाता है? फॉर दिखाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। किसी भी जो एक्शन था, मतलब वो कितने ड्यूरेशन तक चला, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 हफ्ते, 10 महीने, लाइकवाइज, ठीक है। अब हम देखेंगे सिंस। सिंस जो दिखाता है, इट शोज एक्चुअल पीरियड ऑफ टाइम, नॉट पीरियड, चलिए एक्चुअल टाइम दिखाता है। मतलब यहाँ पे आपको पता रहता है कि एक्शन जो है वो शुरू कब हुआ था, बिगिनिंग पता रहती है आपको। जैसे I have been living here, I have been living here blank 1992। क्या आपको पता है एक्शन कब स्टार्ट हुआ? यस, पता है, 1992 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे since, ओके। नाउ अगर मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, few weeks, क्या आपको फ्यू वीक्स में पता है कि आपका एक्शन शुरू कब हुआ था? फ्यू वीक्स में कब, कौन से वीक में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मालूम है? नहीं मालूम है, राइट। हमको सिर्फ एक ड्यूरेशन पता है कि हाँ एक अवधि है, हाँ इतना टाइम रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फॉर। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो मैं एक छोटा सा टिप देती हूँ आपको। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देख के या टाइम पीरियड देख के आपको लगे कि क्या आपको उसका बिगिनिंग पता है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे जनवरी, कब शुरू हुआ कोई भी एक्शन? जनवरी में, पता है मुझे, स्पेसिफिक टाइम है, तो मैं वहां सिंस लगाऊंगी। लेकिन अगर टाइम है 5 मंथ्स, क्या आपको पता है 5 मंथ्स में कब, कौन सा मंथ? नहीं मालूम है ना, तो वो क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन हो जाएगा, और हम वहां क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी टिप है, अगर इसको आप याद रखेंगे तो कभी भी फॉर और सिंस में आपसे गलती हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। Now, coming to the next preposition of time, that is from and to, ठीक है। ठीक है, from and to। अब from and to क्या करेंगे भाई इससे?
देखिए टू जो है वो भी प्रेपोजिशन में यूज होता है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट पे भी यूज होता है, पर मैं जैसा कि बार बार आप लोगों को याद दिला रही हूँ कि हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। फ्रॉम एंड टू ये दिखाता है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एक्शन, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जैसे द मीटिंग कंटिन्यूड from 2 p.m. to 5 p.m. मीटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चली। अब यहाँ पे टू की जगह आप until भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है, या फिर till का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज्यादा फॉर्मल है तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रॉम एंड टू किसी भी एक्शन के बिगिनिंग और एंड को दिखाते हैं। जैसे द मूवी स्टार्टेड, और वो तो ऑन हो जाएगा, फ्रॉम और टू का एग्जांपल लेना है, ठीक है। सो द मूवी वेंट ऑन फ्रॉम 6 PM to 9 PM, मतलब हम बिगिनिंग पीरियड भी बता रहे हैं और एंड भी बता रहे हैं कि उस समय खत्म हुआ एक्शन, ठीक है। लाइकवाइज नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज विद इन, ठीक है। अब विद इन को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, अब इसको समझते हैं, ठीक है। इट शोज दैट समथिंग विल टेक प्लेस, समथिंग विल टेक प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम। ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको ये दिखाता है कि कोई भी चीज, ठीक है, एक सर्टेन टाइम से पहले पूरी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है वो टाइम पीरियड, तो इसी के अंदर उसको कंप्लीट होना है। जैसे आई विल रीच मुंबई विद इन 1 वीक, मतलब 1 वीक के अंदर मैं कभी भी पहुंच सकती हूँ। क्या मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम बोला? नहीं बोला। विद इन अ वीक, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं के अंदर। हम कहते हैं ना, हम 2 महीने के अंदर आपका काम कर देंगे, विल कंप्लीट योर वर्क विद इन 2 months, मतलब 2 महीने के अंदर, ठीक है, लास्ट डेट आने से पहले आपका काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। फॉर दैट वी यूज विद इन। जब भी एक सर्टेन टाइम, उसमें कभी भी अगर आप बोलना चाह रहे हैं कि विद इन, उसके अंदर, तो आप जो है वो विद इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई विल कंप्लीट माई नोट्स विद इन 1 month, मैं 1 महीने के अंदर अपना नोट कॉपी कंप्लीट कर लूंगी, राइट। चलिए, आई होप विद इन आपको क्लियर हुआ होगा। कमिंग टू two prepositions together now, okay? During and while. During and while. अब बहुत लोग ड्यूरिंग और वाइल को सेम तरीके से भी यूज कर लेते हैं। उनका मानना है कि सेम तरीके से भाई यूज हो जाता है। अब ये ड्यूरिंग और वाइल क्या दिखाता है, ठीक है? 2 एक्शन जब साथ में चल रहे होते हैं, मतलब एक एक्शन हो रहा होता है, उसके साथ ही कोई दूसरा एक्शन हो जाता है। जैसे आई वॉज टॉकिंग ड्यूरिंग साइंस क्लास, मैं साइंस क्लास के दौरान बात कर रही थी, मतलब मेरी साइंस क्लास चल रही थी और उस दौरान आई वॉज टॉकिंग। दोनों एक्शन एक साथ हो रहे थे। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए हम ड्यूरिंग या वाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैम ड्यूरिंग और वाइल को सब्स्टिट्यूटिवली यूज कर सकते हैं, यानी ड्यूरिंग की जगह पे वाइल भी लगाएंगे तो चलेगा? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरिंग को जब भी हम यूज करेंगे तो किसके साथ यूज करेंगे व्यूअर्स? नाउन के साथ यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे? नाउन के साथ यूज करेंगे। जैसे शी एट चॉकलेट्स ड्यूरिंग लंच, उसने लंच के दौरान क्या खाया? चॉकलेट्स खाया। ड्यूरिंग के बाद क्या लगा? लंच। लंच नाउन है ना, ठीक है? ओके, अब ध्यान देंगे लेकिन वाइल किसके साथ यूज होगा? अब देखेंगे, वाइल को समझना भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यूरिंग और वाइल के बीच में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो जब आप वाइल को यूज करेंगे तो उसके साथ आप सब्जेक्ट या तो वर्ब या तो जीरंड यूज करेंगे, ठीक है? अब ये बड़ा नया ही
टॉपिक आ गया। ये क्या बोल रही है मैम जीरन, तो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। देखिए जीरन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टाइप होता है, ठीक है। उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, पर अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा बता के कंफ्यूज नहीं करूँगी, शॉर्ट में बताऊँगी। देखिए जीरन क्या होता है ना, कि जो वर्ब होता है उसमें ING लगा के बनाया जाता है। अब आप ये बोलेंगे मिस ये तो टेंस में लगता है, लेकिन यहाँ पे जीरन को हम एज नाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगी आपको। स्विमिंग इज माई हॉबी। यहाँ पे जो स्विमिंग है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है ना, मैं स्विमिंग के बारे में बता रही हूँ कि हाँ स्विमिंग मेरी हॉबी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ऐसे भी यूज करते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ओके। शी वॉज laughing while she was watching the movie. While she was watching the movie. ठीक है, ध्यान देंगे। while लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, मेन वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये एक साथ नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे while प्लस जीरंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसका भी एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी, ठीक है। मैक्स was eating while watching YouTube Shorts. ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाइल के बाद क्या लगा है, वॉचिंग। क्या वॉचिंग यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे यूज हो रहा है जीरंड की तरह। किसकी तरह यूज हो रहा है? जीरंड की तरह, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम ड्यूरिंग और वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगला वाला तो और भी इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे जो स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स, वो भी इसमें गलती करते हैं, पर हम अब नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सी, आफ्टर या लेटर, आफ्टर या लेटर, ठीक है। अब आफ्टर को कैसे यूज करेंगे? जब हम आफ्टर यूज करेंगे तो उसके साथ हम फ्रेज लगाते हैं। अब ये फ्रेज क्या बला है भाई, अब ये फ्रेज कहाँ से आया, ठीक है। तो फ्रेज के बारे में मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं बताता, ठीक है। जैसे इन द फ्रिज। इन द फ्रिज का मतलब क्या? फ्रिज में, उसका ना कोई सर है ना कोई पैर, तो वो एक फ्रेज हो गया। इन द गार्डन, ऑन द सर्फेस, एट माई होम, कुछ इस प्रकार से फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे ना। चलिए शुरू करते हैं। पहले आफ्टर का यूज हम देख लेते हैं, ठीक है। आई एट आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉपी। मैंने कॉपी कंप्लीट करने के बाद क्या किया? खाया, ठीक है। कंप्लीटिंग माई कॉपी, क्या इसका अपने आप में कोई सेंस है? कंप्लीटिंग माई कॉपी, नो, इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस, सो दैट इज अ फ्रेज। तो आफ्टर के बाद आप फ्रेज का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। बट क्या आप आफ्टर लास्ट में यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज आफ्टर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस? क्या आप बता सकते हैं मुझे, क्या आप इसको लास्ट में यूज कर सकते हैं? आंसर दूं मैं? नहीं कर सकते, बिग 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 नो, ठीक है। आफ्टर की जगह अगर आपको लास्ट में यूज करना है तो आप आफ्टर की जगह किस चीज का यूज करेंगे? आफ्टरवर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। आई कंप्लीटेड माई कॉपी एंड एट आफ्टरवर्ड्स। मैंने पहले मेरी कॉपी कंप्लीट करी, ठीक है, और फिर मैंने खाया। आई completed my copy and ate afterwards. ate after नहीं हो सकता, ध्यान देंगे इस चीज को, ठीक है। सो आई गेस ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लेटर, ठीक है। अब लेटर कब यूज करते हैं? क्या लेटर को आप लास्ट में यूज कर सकते हैं?
बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यूज्ड एट लास्ट या एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जैसे आई फर्स्ट कॉल्ड माई फ्रेंड एंड वेंट टू हिज हाउस लेटर। मैंने पहले मेरे दोस्त को कॉल किया और फिर मैं उसके घर गई। ठीक है, अब लेटर को हम कैसे यूज करते हैं? फॉर अनस्पेसिफाइड टाइम, मतलब टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, क्या आप हमेशा इसे लास्ट में यूज करेंगे? नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, लास्ट में तो आप यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड, I will complete the project later this month. मैं अपने प्रोजेक्ट को इस महीने में कंप्लीट करूंगा, इस महीने में, लेटर दिस मंथ मतलब इसी महीने में, बाद में कंप्लीट करूंगा। क्या मैं कोई स्पेसिफाइड टाइम बता रही हूँ यहाँ पे? नहीं बता रही हूँ, मैं तो अनस्पेसिफाइड टाइम बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लेटर का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर कोई अनस्पेसिफाइड टाइम है तो उसको लेटर के बाद लगाएंगे, जैसे लेटर दिस ईयर, लेटर दिस वीक। ठीक है, ओके। चलिए, अब लास्ट के हमारा एक आध टॉपिक बच रखा है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगो एंड बिफोर। क्या देख रहे हैं हम? अगो एंड बिफोर, दोनों के बीच का यूज, मतलब मालूम है सबको कि हम लोग इसको बीते हुए समय के लिए यूज करते हैं, बट कैसे यूज करते हैं ये नहीं मालूम है। तो मैं यही बताने के लिए आप लोग को यहाँ पे हूँ। देखिए, अगो को हम यूज करते हैं फॉर पास्ट टाइम रिलेटेड टू द प्रेजेंट, रिलेटेड टू द प्रेजेंट। पास्ट टाइम के बारे में बात करते हैं, पर प्रेजेंट से रिलेट करके बात करते हैं, चाहे वो कितने भी सालों पहले का टाइम हो, 2 घंटे पहले हो, 2 साल पहले हो, 20 साल पहले हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, I completed reading the book. I completed reading the book 2 hours ago. ठीक है, मैंने मतलब बुक की रीडिंग कंप्लीट कर ली 2 घंटे पहले, यानी अभी से 2 घंटे पहले मैं बोलना चाह रही हूँ। मैंने इस बुक को अभी से 2 घंटे पहले पढ़ ली, कंप्लीट कर ली, अभी से। ध्यान दीजिए मेरी बात को, अभी से। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये प्रेजेंट से रिलेट करके आप लोगों को बताता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, द बेबी स्लेप्ट 2 hours ago, मतलब बेबी अभी से 2 घंटे पहले सो चुकी है या सो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं बिफोर। ठीक है, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, चलिए, अब हम बिफोर को यूज करते हैं अर्लियर पास्ट के लिए। इसको क्या हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं? बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं हम इसको प्रेजेंट से। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जनरली ना ये सीक्वेंस दिखाने के भी काम आता है, इससे हम सीक्वेंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी एक्शन, जो 5-6 एक्शंस हुए, वो किस सीक्वेंस में हुए। जैसे आई again completed, no, I'll take some other word. Okay, I finished my syllabus before going to the gym. यहाँ पे भी मैं टाइम को दिखा रही हूँ। मैंने जिम जाने से पहले मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एकदम डन। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर, मैं यह मूवी पहले देख चुकी हूँ।
ठीक है, ये मैं पास्ट से रिलेट नहीं कर, मतलब प्रेजेंट से रिलेट करके मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं सीक्वेंस दिखा रही हूँ या मैं अर्लियर पास्ट की बात कर रही हूँ कि नहीं। आई हैव वॉच दिस मूवी, ओके। तो अगर शॉर्ट में कहें तो अगो क्या बताता है, अगो आपका प्रेजेंट से रिलेट करके पास्ट के बारे में बताता है, अभी से कितने टाइम पहले, बट बिफोर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो पास्ट से ही रिलेटेड होगा, प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है आपके लिए कि मैं ऑलमोस्ट प्रेपोजिशंस, जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है उसको आपके लिए कवर करूं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस को देखेंगे, उसमें भी हम इन, ऑन, एट देखेंगे, जरूर देखेंगे, पर वो प्लेस को डिनोट करेगा, टाइम को डिनोट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि मैंने बारीकी से समझाया है। अगर आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much for watching us. Do subscribe our channel for more such videos, and if you are having any queries, any doubts, you can put that in the comment box or directly आप मुझे मैसेज कर सकते हैं on my Instagram handle, that is English with Rachna. Thank you so much everyone. Good day.